हेलो, वेलकम टू अवेयर IAS। आई एम गौरव सैनी, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़ एट अवेयर IAS। तो लास्ट कुछ क्लासेज में हमने देखा था, स्टार्ट किया था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जिसमें हमने क्या पता देखा था कि मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखे थे, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, ये सारा हमने देखा था। डिबेंचर्स क्या होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होता है। फिर हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है, नॉर्मल शेयर्स, प्रेफरेंसेस के टाइप्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने वीडियो मैंने देखा था, वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी, जिसमें हमने देखा था पूरा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा था प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, 1% कंपनी क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स क्या होता है, ये सारा हमने देखा था। आज की वीडियो में करते हैं प्राइमरी मार्केट, जिसमें हम करेंगे पब्लिक इश्यूज। मींस बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे आज कि आईपीओ क्या होता है, इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, क्लियर। दूसरा हम इसमें देखेंगे एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, क्लियर। देन हम देखेंगे इसके बाद हम ऑफर फॉर सेल, क्लियर। देन हम देखेंगे इसके अंदर राइट इश्यूज, राइट इश्यूज क्या होता है। देन हम इसमें देखेंगे आपका प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, क्लियर। फिर इसके बाद हम देखेंगे बोनस शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं। देन हम देखेंगे कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्लियर। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। दूसरा मर्चेंट बैंक क्या होता है, और इसमें प्राइस डिस्कवरी में कैसे शेयर्स के प्राइस निकालते हैं। मींस इसमें आपका क्या फिक्स्ड प्राइस क्या होता है, और आपका बुक प्राइस क्या होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है। ये हम सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, मैंने आपसे बताया पिछली कुछ वीडियोस में, अगर किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी पैसा 3 तरीके से अरेंज कर सकता है। एक ओनर का खुद का पैसा, दूसरा वो बैंक से लोन ले सकता है, तीसरा वो अपनी कंपनीज के शेयर्स इशू करके, यानी कि अपनी ओनरशिप कंपनी में से डाइल्यूट करके जनरल पब्लिक से पैसा वो रेज कर सकता है। तो कोई भी कंपनी मान लीजिए पहली बार कोई शेयर इशू करने जा रही है, मींस आज तक उसने कभी शेयर इशू नहीं करे, पहली बार वो कोई शेयर इशू करने जा रही है, तो उस टाइम पे वो क्या लेके आएगी, वो आईपीओ लेके आएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आएगी। जो पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करेगा, पहली बार वो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर मार्केट में लिस्ट होने जाएगा, जब पहली बार उसके कंपनी जनरल जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, आप और हम जैसे उसके शेयर्स खरीदने जाएंगे, तो पहली बार जब वो पहली बार अपने शेयर्स इशू करेगा, पहली बार अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करेगा, तो वो आईपीओ लेके आएगी। क्या लेके आएगी? आईपीओ लेके आएगी। उससे पहले थोड़ा बता दूं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है। मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब गवर्नमेंट बोलता है आरबीआई से कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लो, इसको मार्केट में इश्यू करो और मुझे पैसा निकाल के दो, पैसा उधार लेके दो, तो जब ये आरबीआई पहली बार इस पर्सन को ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है, तो ये ए खरीदता है, आरबीआई ने पहली बार बेचा, जब ये पहली बार सिक्योरिटी बिक रही है, तो ये हिस्सा होती है प्राइमरी मार्केट का। अब मान लीजिए कभी इन फ्यूचर ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ये इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब बी को बेचेगा, तो दोबारा ट्रेड कर रहा है ना, तो ये किसका पार्ट हो गया? सेकेंडरी मार्केट का। जब वो ए किसी और को बेचेगा, OLX क्या हो गया? OLX जहां पे आप पुरानी चीजें बेचते हो, सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, क्लियर। अब देखिए पब्लिक इशू क्या होता है इसमें।
आईपीओ क्या है, देखिए मान लीजिए कोई भी कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करने जा रही है, पहली बार शेयर्स इशू करने जा रही है, क्लियर। वो कहते हैं मैं अपना आईपीओ इशू करने जा रहा हूं। जब कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करने जाएगी तो वो सेबी को इन्फॉर्म करेगी, कंपनी सेबी को इन्फॉर्म करेगी, सेबी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सेबी को कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि मेरी इतनी लायबिलिटी, इतना मेरे पे कर्जा है, इतने मेरे पे एसेट्स है, इतने मेरे पास एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ये मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये सारा मेरा बिजनेस चल रहा है, सारी उसमें इंफॉर्मेशन होगी, सारी इसमें इंफॉर्मेशन होगी, सब कुछ लिखा होगा, और कितने शेयर्स मुझे इशू करने, कितने शेयर्स में इशू करने जा रहा हूं, ये सब लिखा होगा। तो कंपनी जो है सेबी के पास रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेगा, इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, कितना कर्जा है, कितने मेरे एसेट्स है, कितने मेरे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, क्या मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, कितने मैं शेयर्स इशू करने जा रहा हूं, सारा इसमें पूरा लिखा होगा। तो अब देखिए सेबी के पास तो अब जो ये इसने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसको क्रॉस चेक भी करना होगा ना, क्रॉस चेक करना होगा इसकी इंफॉर्मेशन, कहीं गलत झूठ तो नहीं बोल रहा। दूसरा जो शेयर्स के प्राइस इसने रखे हैं, क्या उनका दाम सही रखा है। मान लीजिए एक शेयर का दाम इसने 100 रुपए रखा है, क्या 100 रुपए सही दाम है या इसने झूठ बोल के अपने हिसाब से रख लिया। तो सेबी के पास एक्सपर्टीज नहीं है, सेबी क्या करेगा, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को यह काम देगा, इसकी फीस कंपनी पे करता है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी इसको सारा क्या करेगी, इस सारे को क्रॉस चेक करेगी, मर्चेंट बैंक कंपनी सबको क्रॉस चेक करेगी। अगर मर्चेंट कंपनी ने बोल दिया, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी ने बोल दिया कि हां सब कुछ सही है, पॉजिटिव नोट दे दिया, देन सेबी बोलेगी ठीक है आपका पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव नोट दे दिया, मर्चेंट बैंकिंग ने सब कुछ बोल दिया, सब कुछ ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग ने सेबी को बताया सब ठीक है, सेबी ने इसके पॉजिटिव नोट दे दिया, कह दिया ठीक है, नाउ अब आप आईपीओ इश्यू कर सकते हो। फिर कंपनी क्या है, कंपनी मार्केट में क्या लेके आएगी, अपनी एडवर्टाइजमेंट लेके आएगी कि ये कंपनी फलाना फलाना कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, एडवर्टाइजमेंट वो लेके आएगी। अब देखिए अब होता क्या है, अब मर्चेंट की एक शेयर का देखिए, जो कंपनीज होती है, कंपनीज को मार्केट के बारे में नहीं पता, कंपनीज को मार्केट के बारे में नहीं पता कि भैया उनका शेयर का प्राइस कितना होगा, उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट कौन है उसके अंदर, मर्चेंट बैंकिंग है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी एक्सपर्ट है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी एक्सपर्ट है। तो देखिए अगर कंपनी बोलती है कि उसने एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज रखा है और वो 1000 शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं, क्लियर, ये कंपनी ने इसको फिक्स्ड प्राइस रख दिया। अगर ये फिक्स्ड प्राइस है, फिक्स्ड प्राइस है, क्लियर। अब मान लीजिए कि जिस दिन ये शेयर्स इशू किए, उस दिन मार्केट में मान लीजिए इसका प्राइस 130 हो गया, मार्केट प्राइस इसका 130 हो गया, 130 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मींस कंपनी ने तो अपना प्राइस फिक्स रखा है ना, ये तो 100 रुपए का बेचेगा, लेकिन मार्केट में इसका प्राइस 130 है, मार्केट वैल्यू 130 है, लेकिन कंपनी ने तो प्राइस फिक्स रख दिया ना 100 रुपए, तो कंपनी को तो 100 ही मिलेगा ना, तो 30 रुपए का कंपनी को लॉस है, क्योंकि लोगों को 30 रुपए सस्ता मिल रहा है ना कंपनी से, मार्केट 30 है, क्योंकि कंपनी ने प्राइस फिक्स रखा है। अगर मान लीजिए इसका प्राइस 100 से 90 रुपए है, ये तो ज्यादा की बात है। अगर मान लीजिए प्राइस कंपनी ने फिक्स रखा 100 रुपए और मार्केट वैल्यू 90 रुपए या 80 रुपए, तो क्या इसके सारे शेयर्स बिकेंगे, क्योंकि ये तो महंगे मिल रहा है ना, मार्केट वैल्यू तो 80 रुपए की है, इसने ज्यादा लगा लिया, मार्केट वैल्यू तो 80 रुपए की है, तो शेयर्स बिकेंगे नहीं बिकेंगे, शेयर्स कहेंगे
अंडर सब्सक्राइब होंगे, तो फिक्स्ड प्राइस में ये नुकसान होता है कंपनी को। इसलिए मर्चेंट बैंकिंग क्या करता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस करता है। क्या करता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करता है, कंपनी क्या करेगा इसके अंदर, मार्केट से कंपनी इशू करेगा कि कंपनी के शेयर्स है, मार्केट से नंबर ऑफ कोटेशंस मंगाएगा। मींस बुक बिल्डिंग में क्या करेगा कि वो क्या कहता है कि इसमें प्राइस फिक्स नहीं होना चाहिए, एक विंडो देगा, एक विंडो प्रोवाइड करेगा, एक रेंज। कंपनी एक रेंज सेट करेगा 90 से 150 की, 90 रुपए से या फिर 80 रुपए से 150 रुपए की, और नंबर ऑफ कोटेशंस मंगवाएगा मार्केट से। मान लीजिए 10 लोगों ने बोला कि 100 रुपए में हम खरीदेंगे, 100 लोगों ने बोला कि हम 120 में खरीदेंगे, 5 ने बोला कि हम 90 में खरीदेंगे, और 6 ने बोला कि हम 150 में खरीदेंगे। तो मैक्सिमम कोटेशन किस पे आई, 120 पे आई है, 120 पे आई है। मैक्सिमम कोटेशन किस पे आई है, 120 पे आई है। क्लियर। तो हमारे मान लीजिए एनएफ कोटेशन आ गई और मैक्सिमम कोटेशन 120 की आई है। इसका मतलब क्या है, एक तरह से इसका प्राइस मार्केट वैल्यू 120 रुपए है ना, क्योंकि हमने मार्केट से लिया है, हमने बाहर के लोगों से प्राइस लिया है। मर्चेंट बैंकिंग ने मार्केट में से प्राइस लिया है, उसने एक रेंज दी कि इस कंपनी का प्राइस क्या, कितने में खरीदोगे, 90 से 150 की रेंज दी, मैक्सिमम कोटेशन आई 120 पे, 120 की। तो इसमें क्या होगा आपका, अब इसमें कम ज्यादा होगा तो कंपनी को लॉस नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें आपको एक रफली मार्केट वैल्यू पता लग गई, मार्केट रफली 120 रुपए। तो इसके राउंड ऑफ बुक है कंपनी, इसका शेयर का प्राइस सेट करेगा और मार्केट में इशू करेगा। तो फिर 12-13 दिन बाद, 10-12 दिन बाद क्या करेगा, जब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस हो जाएगा आपका, उसके बाद 10-15 दिन बाद क्या करेगा, 10-15 दिन बाद एडवर्टाइजमेंट लेके आएगा, आईपीओ लेके आएगा, और वो कंपनी जो होगी उसके जो शेयर्स है कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज पे, शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे आफ्टर 10 और 15 डेज। आफ्टर 10 और 15 दिन बाद वो लिस्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये होता है आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मैंने क्या बताया, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब क्या, पब्लिक को मतलब जनरल पब्लिक को आप शेयर्स इशू कर देना। क्लियर, दिस इज पब्लिक इशू। इसमें क्या होता है, आईपीओ पहला क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें क्या होता है कि जब कंपनी पहली बार कोई शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को, तो वो आईपीओ लेके आती है, सेकंड है आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब कंपनी दोबारा सेकंड टाइम, मींस पहले उसने 25% इशू किए, अब वो और ज्यादा इशू करने जा रहा है, मान लीजिए वो और 10% इशू करने जा रहा है, इस दूसरे 10% के लिए वो एफपीओ लेके आएगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के लिए करेगा, मींस सेकंड टाइम के लिए। जब वो सेकंड टाइम शेयर्स इशू करेगा तो क्या लेके आएगा वो, मींस जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो अपने शेयर्स इशू करेगी, तो क्या करेगा वो एफपीओ लेके आएगा। और आईपीओ में क्या था, वो कंपनी पहले से लिस्टेड नहीं थी, वो कंपनी पहली बार लिस्ट होने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो आईपीओ लेके आएगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल आपका। देखिए 2012 में क्या हुआ था कि सेबी का एक रूल है कि जो भी कंपनी, सेबी का क्या रूल है, ऑफर फॉर सेल, कि जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, ट्रेड हो रहे हैं, कम से कम 25% शेयर्स
उसके ट्रेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे। मतलब ये कंपनी ए है, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ 75 मैक्सिमम 75% तक ये अपने पास शेयर्स रख सकता है, ओनर रह सकता है। बाकी इसके 25% जनरल पब्लिक खरीद बेच रही हो शेयर्स शेयर मार्केट में। अगर इसके 25% से कम खरीद बिक रहे हैं शेयर मार्केट में, तो अगर ये 25%, अगर ये कंपनी 75% तक अपनी शेयर होल्डिंग नहीं करता है, तो सेबी इसको अनलिस्ट कर देगा, इसको हटा देगा। यानी कि मैक्सिमम आप 75% तक शेयर अपने पास रख सकते हो। क्लियर? तो ऐसे ही 2012-13 में कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ 5%, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट, उनके स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ 5% तक शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे थे। मतलब 95% जो शेयर्स है सरकार ने अपने पास रखे होते, ओनरशिप अपने पास रखी हुई थी। और ऐसे कुछ और भी कंपनीज थी जिनके सिर्फ 10% ही शेयर ट्रेड हो रहे थे, लेकिन गाइडलाइंस चेंज हुई, गाइडलाइंस आई, सेबी ने बोला कम से कम 25% आपके शेयर्स ट्रेड होने चाहिए शेयर मार्केट में। यानी कि अगर आपके 100 शेयर हैं, टोटल 100 शेयर है, तो 25 शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने चाहिए और 75 शेयर्स ही आप अपने पास रख सकते हो बस। तो अब पूरा आईपीओ लेके आओगे, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस लेके आओगे, सब कुछ लेके आओगे, तो इसमें दिक्कत है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में। तो क्या कहा कि एक नई विंडो दी, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। आप आइए, इसके थ्रू अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करिए, 75 तक रखिए, ओएफएस लेके आइए और इसके थ्रू आप अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर सकते हैं और इस गाइडलाइंस को आप पूरा कर सकते हैं। अपने 25% तक आप शेयर्स इशू कर दीजिए जनरल पब्लिक को। अगर नहीं करते तो अपने शेयर्स वापस खरीदिए, आपको सेबी अनलिस्ट करेगा, आपको सेबी अनलिस्ट करेगा। क्लियर होगा आपको? नेक्स्ट है राइट इशू। देखिए बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज जनरल पब्लिक को मींस ए ने 25% अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं। मान लीजिए 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, इन सबके पास क्या शेयर्स है। अब कंपनी को मान लीजिए और 20% इशू करना है, मतलब 75% से उसको 55% तक अपनी ओनरशिप लेके आनी है, यानी कि 20% और इशू करना है। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, राइट इशू लेके आएगी। उसमें क्या करेगी, जो इसके पुराने शेयर होल्डर्स है उन्हीं को बोलेगी थोड़ा डिस्काउंट में आपको शेयर्स दे रहे हैं, थोड़ा डिस्काउंट में देने, आप ये खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अपने पुराने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या कर देना, शेयर्स इशू कर देना। दैट इज कॉल्ड राइट इशू, दैट इज कॉल्ड राइट इशू, राइट इशू। इतना क्लियर हो गया आपको, ये चीज क्लियर हो गया, राइट इशू। पुराने शेयर होल्डर को सस्ते रेट में कर देना और ज्यादा इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए और ज्यादा पैसा रेज करने के लिए। नेक्स्ट है आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट ये क्या होता है आपका, मींस आप एक स्टार्टअप है, आप एक स्टार्टअप है, ठीक है, आप एक स्टार्टअप है, तो आप जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू ना करके आप क्या करते हैं, एक बड़ी एमएनसी को इकट्ठी ओनरशिप डाइल्यूट करके उसको शेयर्स इशू कर देते हैं। मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप है, ये एक स्टार्टअप है, ये रिलायंस है, तो इसने क्या करा, जनरल पब्लिक को इशू ना करके अपनी ओनरशिप रिलायंस को दे दी। मींस एक स्पेसिफाइड, मान लीजिए 50% शेयर्स इसने रिलायंस को इशू कर दिए। रिलायंस इसमें फंडिंग करेगा और 50% का रिलायंस इसका क्या बन गया, क्या बन गया, इन्वेस्टर, इसका ओनर बन गया, इसका ओनर बन गया। तो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू ना करके किसी एक बड़ी कंपनी या किसी एक बड़े इन्वेस्टर्स को कुछ एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ शेयर्स इशू कर दिए, जितना इशू किया उतना इसका ये मालिक बन गई, होता का प्राइवेट
प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। और नेक्स्ट है आपका बोनस शेयर। ये क्या होता है आपका, मींस कोई आपका एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रमोशन देने के बजाय, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करने के बजाय, वो जो प्रमोशन आपने दिया बोनस, आपने अपनी कंपनी के शेयर्स इसको इशू कर दिए, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर्स। क्लियर? तो ये आपका पब्लिक इशू, आईपी एफपी वगैरह आपका ये सारा था पूरा। क्लियर हो गया आपको? इसमें एक टॉपिक रह रहा है स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बीएससी वगैरह हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू।